हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यह पॉडकास्ट आपको मिस्टीरियस, हॉरर और क्राइम जैसी घटनाओं पर आधारित कहानी से रूबरू कराता है। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप में से 98% लोग हमारे इस चैनल में विजिट तो करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो कुछ भी पॉडकास्ट इस चैनल में अपलोड होगा उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। मेरा नाम प्रवीण है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं जिस कहानी को आपके लिए लेकर के आया हूँ वो ना केवल भयानक है, बल्कि आपको अंदर तक हिला करके रख देगी। आपकी रूहें कांप उठेगी। इस कहानी में महज 3 महीने के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या हो जाती है। आखिर इस छोटे से बच्चे का हत्यारा कौन था? हत्या के पीछे उसका क्या मकसद था? और जैसे ही आप इस कहानी को सुनेंगे और यह जानेंगे कि हत्यारा और इस बच्चे का संबंध क्या है, तो आप अंदर तक हिल जाएंगे। इस हड्डियों को कपा देने वाली कहानी की शुरुआत पुलिस वालों के इमरजेंसी कॉल नंबर 911 से होती है। कॉल करने वाला व्यक्ति, जिसका नाम रॉबर्ट है, वो बेतहासा और व्याकुल होकर के रोते हुए पुलिस वालों को बतला रहा था कि जब वो अपनी माँ के घर गया था और उस घर में घुसने के बाद वो किचन की ओर जाता है, तो किचन के जो काउंटर है उसके ऊपर एक मासूम बच्चे को बुरी तरह से कुचलकर मार डाला गया है। वो उस जगह को दोबारा देखना नहीं चाह रहा है। वो दृश्य ही इतना भयावह है, इतना भयानक है कि कोई भी उसे देखना नहीं चाहेगा। और वो रोते हुए यही कह रहा था कि कृपया आप लोग आइए और यहाँ पर जांच कीजिए। इसी बीच में पीछे से एक महिला की भी आवाज आती है और वो बार बार कह रही है कि वो बच्ची मर चुकी है, वो मर गई है, वो खत्म हो चुकी है, अब तो मुझे जेल जाना होगा। इस प्रकार से वो भी दहाड़े मार मार कर रो रही है। और ये रोने वाली महिला रॉबर्ट की माँ देबोरा है। अब जैसे ही इन दोनों की आवाज़ सुनने के बाद जो सामने से पुलिस वाली अटेंडेंट है, वो समझने का प्रयास कर रही थी कि आखिर उस जगह पर क्या घटना घटी है। वो उनकी बातों को संकलन करके जानना चाह रही थी कि आखिर उस जगह पर क्या घटना घटित हुई है। उनके बातों से, उनके रोने के आवाज़ से, उनके परेशान होने के स्थिति से पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अंततः उन लोगों को यही समझ में आया कि उस किचन के काउंटर में महज 3 महीने के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। इस घटना को समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 14 दिसंबर की बात है। 20 वर्षीय डेसिया वाटकिंस और उसका बॉयफ्रेंड जेम्स ब्राउन अपनी छोटी बच्ची को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड थे। उनकी छोटी बच्ची, जिनका नाम इन लोगों ने जनाया वाटकिंस रखा था, वो काफ़ी हेल्दी थी। और इन दोनों ने डिसाइड किया कि इसका बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि अपने बचपन में उन्हें जो प्यार नहीं मिला था, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो अपनी इस नन्ही बच्ची को देंगे। लेकिन आने वाले कुछ समय, आने वाले कुछ महीने क्या होने वाले हैं, इसके बारे में इन दोनों को कुछ भी अंदाजा नहीं था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि 25 जनवरी 2015 की रात में पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है। और ये कॉल डेसिया और जेम्स के अपार्टमेंट में रहने वाले पड़ोसियों ने किया था। और वे लोग कॉल करके पुलिस वालों को बतला रहे थे कि उन लोगों ने डेसिया की चीखने की आवाज़ और जनाया के रोने की आवाज़ सुनी है। और आप लोग आकर के यहाँ पर देख लीजिए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही पुलिस वाले
उस अपार्टमेंट के पास आते हैं जहां पर डेसिया और जेम्स रहते हैं, तो उन लोगों ने आ करके दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। पुलिस वालों ने अब फोर्सफुली दरवाज़ा खोलने का निर्णय लिया और अंदर रह रहे लोगों को साफ साफ कह दिया कि अब हम फोर्सफुली दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं। कि थोड़ी देर बाद अंदर से एक युवक आता है और दरवाजे को खोल देता है। और वो युवक, जिसका नाम क्रिस गेली था, वो जेम्स का कज़न था। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो पुलिस वाले उस कमरे में प्रवेश करते हैं। उन लोगों को एक अजीब सी गंध नाक में पड़ती है और सामने डेसिया अपनी बच्ची जनाया को पकड़े हुए खड़ी थी और देखने से ही लग रहा था कि वो काफ़ी अग्रेसिव है, वो काफ़ी असामान्य व्यवहार कर रही है। तो पुलिस वालों ने सोचा कि ऐसी हालत में जनाया की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने डेसिया से जनाया को ले लेने का निर्णय लिया। लेकिन डेसिया मान ही नहीं रही थी। वो जनाया को देने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस वालों का एक ही प्रयास था कि किसी प्रकार से डेसिया के हाथ से जनाया को वे लोग अपने कब्जे में ले लें। लेकिन डेसिया जनाया को देने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि उसने जनाया के गले को दबाना शुरू कर दिया। जनाया, जो अभी महज 7 सप्ताह की थी और उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। खैर, पुलिस वालों ने किसी प्रकार से जनाया को अपने कब्जे में लिया और फिर सोशल वर्कर के हवाले कर दिया जाता है। डेसिया यह देख करके काफ़ी विचलित हो जाती है और वहीं फर्श में गिर जाती है। पुलिस वाले डेसिया को भी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। 72 घंटे के डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स को पता चलता है कि डेसिया प्रसवोत्तर मनोवृत्ति नामक बीमारी से पीड़ित है। इस अवस्था में रोगी अपने आप को या फिर अपने नवजात शिशु को नुकसान पहुंचाना चाहती है। यहाँ तक कि वो भ्रम की स्थिति में होती है और उसका जो बिहेवियर है वो बार बार चेंज होता रहता है। और इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन ये काफ़ी गंभीर विषय है। ऐसी स्थिति में नवजात शिशु या पास होने वाले किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। डॉक्टर्स ने डेसिया को एंटीसाइकोटिक की दवा भी दी, साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए, जिसके तहत डेसिया अब जनाया को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती है और डेसिया और जनाया किसी के सुपरविजन में ही साथ में होंगे। यानी कि जनाया को अकेला नहीं छोड़ा जाना है। और फिर कुछ समय बाद, यानी कि 30 जनवरी को डेसिया को अस्पताल से उन्हीं शर्तों के आधार पर छुट्टी दे दी जाती है। अब वो अपने उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए चली आती है। साथ ही जो केस वर्कर इस केस पर काम कर रहे थे, उन लोगों को समय समय पर आकर के उन्हें जांचना था कि क्या वो इन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है या नहीं। अब जनाया डेसिया के पास तभी होती थी जब जेम्स या उसकी बहन वहां पर होती थी। लेकिन कुछ समय बाद डेसिया ने इन सभी रूल्स को फॉलो करना बंद कर दिया। उसने समय पर मेडिसिन लेना तक बंद कर दिया, जिससे अब जनाया पर खतरा मंडरा रहा था। इसे लेकर जेम्स भी काफी चिंतित था। डेसिया से केस वर्कर कहते हैं कि वो सख्ती से इन नियमों का पालन करे, अन्यथा जेम्स उसे इस अपार्टमेंट से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि ये अपार्टमेंट जेम्स के नाम से है। इस पर डेसिया कहती है कि आखिर वो यहाँ से और कहाँ जाएगी। कुछ हफ्तों के बाद केस वर्कर डेसिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से अचानक ही उसके पड़ोसियों से जा मिलते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि डेसिया अब भी समय पर मेडिसिन नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि उसने फरवरी के अंत में उस अपार्टमेंट को छोड़ करके अपनी चाची देबुरा के पास रहने चली गई है। इस प्रकार कुछ समय के लिए ही जनाया अपने पिता के पास सुरक्षित थी। 6 मार्च 2015 को
जनाया की कस्टडी के लिए प्रोसीडिंग शुरू होती है और कोर्ट में जनाया के बर्थ सर्टिफिकेट पेश किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही केस सामने आता है। उस बर्थ सर्टिफिकेट से जेम्स ब्राउन, जो जनाया के पिता थे, उनका नाम हटा दिया गया था। ऐसी हालत में अब उन्हें अपने पिता होने का प्रमाण भी देना था और जनाया उस वक्त उसके साथ सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन अब चूंकि उन्हें प्रमाण देना था और इधर डेसिया, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इन दोनों को बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती थी। इसलिए कोर्ट ने डेसिया की चाची देबुरा को जनाया की कस्टडी दे दी और साथ ही साथ एक सख्त निर्देश भी दिया कि किसी भी हालत में डेसिया और जेम्स जनाया से नहीं मिल सकते हैं। अब डेबुरा के घर में केस वर्कर्स का आना जाना शुरू हो जाता है। डेबुरा उनसे कहती कि वो डेसिया और जेम्स को जनाया से मिलने नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत कुछ और ही चल रहा था। दरअसल जो कुछ सामने दिख रहा था वो इसके विपरीत था। यानी बंद दरवाजे के पीछे डेसिया ना केवल जनाया से मिल रही थी, बल्कि वो उसी के साथ रह भी रही थी। और यह सब कुछ उसी समय से शुरू हुआ था जब उसने जेम्स के अपार्टमेंट को छोड़ करके अपनी चाची डेबोरा के यहाँ रहने चली आई थी। तब से वो वहीं पर रह रही थी। लेकिन यहाँ पर डेबोरा केस वर्कर्स को झूठी जानकारी दे रही थी। यह सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि डेबोरा, जो खुद फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यू के कारण छोटी सी बच्ची जनाया को देखभाल करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने कुछ शर्तों के साथ डेसिया को अपने घर में छुप करके रहने के लिए अनुमति दे दी थी। केस वर्कर के लास्ट विजिट के 3 दिन के बाद यानी 16 मार्च 2015 को सुबह के समय 911 में एक कॉल आता है और वो कॉल करने वाला डेबुरा का बेटा रॉबर्ट था। उसने पुलिस वालों को बतलाया कि जैसे ही वो अपनी माँ के घर अपने बच्चों के साथ मिलने आया था, तो उसका छोटा बेटा भागता हुआ किचन की ओर चला गया और उसने ही सबसे पहले वहां पर उस किचन में नन्हे से बच्चे जनाया को मरा हुआ देखा। इधर तुरंत वो भागता हुआ अपने पिता के पास आता है और रॉबर्ट फिर उसी किचन की ओर जा करके उस दृश्य को देखकर काफी विचलित होने के बाद अपने बच्चों को उस घर से सुरक्षित बाहर निकालता है और फिर पुलिस वालों को कॉल करता है। इसी कॉल के बीच में रॉबर्ट की माँ डेबोरा बार बार चिल्लाते हुए यही कह रही थी कि बच्ची मर चुकी है, अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। बच्ची मर गई है, अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। रॉबर्ट इसी बीच में पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि कृपया जांच के लिए आप पुलिस वालों को यहाँ पर भेजिए। कुछ देर के बाद में वहां पर 2 पुलिस अधिकारी जांच के लिए आते हैं। उनमें से एक पुलिस अधिकारी सीधे किचन की ओर जाता है और यह जानने का प्रयास करता है कि क्या जनाया अभी जीवित है। लेकिन यहाँ पर उस मासूम की मौत हो चुकी थी। दूसरे पुलिस अधिकारी को देबुरा बाथरूम में मिलती है। देबोरा और रॉबर्ट को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वे लोग वहां पर किसी और को ढूंढ पाने में सक्षम हो सके। साथ ही उन लोगों ने रेडियो के जरिए मदद के लिए और अधिक पुलिस फोर्स की डिमांड की। फिर वे लोग ऊपर के कमरे की ओर जाते हैं। तब उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जहां पर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। किताब फेंके हुए हैं, लैंप टूटी हुई है, साथ ही बिस्तर भी अस्त व्यस्त है। जैसे ही पुलिस अधिकारी उस बिस्तर की ओर जाते हैं और वहां पर एक चादर को हटाया जाता है, तो चादर हटते ही उसके पीछे से डेसिया नजर आती है। पुलिस वालों ने तुरंत ही डेसिया को हथकड़ी पहनाई
और फिर उसे बाहर ले आया। फिर बाद में परिवार वालों को और डेसिया को पूछताछ के लिए अपराध विभाग ले जाया जाता है। वहां पर उनसे पूछताछ होनी शुरू होती है। जैसे ही डेबुरा के घर वाले और उनके परिवार वालों से इसके बारे में जानकारी पूछी जाती है, तो धीरे धीरे सारे केस की कहानी सामने आनी शुरू हो जाती है। पुलिस वाले डेबोरा और उनके परिवार वालों को वहां पर पूछताछ के लिए लाए जाने के वक्त लिए गए फुटेज को दिखलाती है, जिसमें डेबोरा बार बार चिल्लाते हुए यही कह रही थी कि वे लोग मुझे मार डालेंगे। इस पर रॉबर्ट उसे सांत्वना दे रहा होता है और उसे बार बार शांत कराने का प्रयास कर रहा है। इस बारे में जब पुलिस वाले सख्ती से पूछते हैं, तो वो काफी चिल्ला करके कहती है कि ये हत्या मैंने नहीं की है। और ये आवाज इतनी जोर थी कि बगल वाले कमरे तक जा रही थी, जहां पर डेसिया को पूछताछ के लिए रखा गया था। इधर जब पुलिस वाले डेसिया से पूछताछ करते हैं, तो वो बार बार इनकार कर रही थी। पुलिस वाले जानते थे कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए उसे प्रेम से इधर उधर घुमा करके उस घटना के बारे में पूछताछ कर रही थी। लेकिन डेसिया उन लोगों को कुछ भी नहीं बतला रही थी। वो बिल्कुल शांत थी, जैसा उसे कुछ पता ही ना हो। ऐसे वो बार बार इग्नोर कर रही थी कि उसने ये हत्या की है। ऐसे में पुलिस वाले बहुत ही असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसी स्थिति में कैसे डेसिया को सजा दिलाया जा सकता है। तभी पुलिस वाले कुछ अलग ट्रिक अपनाते हैं और इधर उधर की बातें शुरू करते हैं, जिसमें वो परफेक्ट तौर पर इधर उधर की बातों को जवाब दे रही थी। लेकिन जैसे ही अपने बच्चे की हत्या के बारे में उनसे पूछा जाता, वो साफ इनकार कर दे रही थी। अब पुलिस वाले काफी हैरान थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे जिससे डेसिया को सजा दी जा सकती थी। पुलिस वाले उनसे कहते कि यदि वो उन्हें कॉपरेट करे तो उनकी सजा को कम किया जा सकता है, लेकिन वो इसके लिए तैयार ही नहीं थी। अब पुलिस वालों के लिए डेसिया से जवाब लेना काफी मुश्किल आन पड़ रहा था। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब उन्हें सिर्फ फोटोग्राफ से ही काम चलाने पड़ेंगे। इसलिए डेसिया को वहीं छोड़ करके दूसरी टीम, जिन्हें फोटोग्राफ्स वगैरह लेने हैं, उन लोगों को डेसिया के पास भेज दिया जाता है। दूसरी टीम आकर के डेसिया से कहती है कि वो खड़ी हो जाए, लेकिन वो इसके लिए तैयार ही नहीं थी। फिर किसी प्रकार से वे लोग उसकी मदद करके डेसिया को खड़ा होने में सहायता देते हैं और उनकी तस्वीर लेने का प्रयास करते हैं। और इसी दौरान जैसे ही डेसिया ने दूसरे कपड़े में फोटोग्राफ दिए, उन लोगों ने खून से सने कपड़े को दूसरे कमरे में भेज दिया और डेसिया के लिए एक नए कपड़े की व्यवस्था कर दी। अब डेसिया उस नए कपड़े को पहन चुकी थी। इधर एविडेंस के तौर पर खून के छींटे लगे हुए डेसिया के कपड़े पुलिस वालों के पास थे। फोटोग्राफर्स के काम खत्म होने के बाद पुलिस अधिकारी दोबारा से डेसिया से पूछताछ करने के लिए आते हैं और लगभग 6 घंटों तक पूछताछ करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि डेसिया को दोबारा से साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जाए। 3 दिनों के इलाज के बाद डेसिया के पास पुलिस आती है और उसे दोबारा से हथकड़ी पहना करके पूछताछ के लिए ले जाती है। इस पर डेसिया हथकड़ी खोलने के लिए कहती है। पुलिस वाले कहते हैं कि किस हाथ से खोलना है। तब वो दाएं और फिर बाएं वाली बात कहती है। यह सब कुछ देख करके पुलिस वाले अधिक चौंक जाते हैं, क्योंकि पहले की अपेक्षा डेसिया अब खुल करके उनसे बात कर रही थी। यहाँ तक कि वो अच्छी तरह समझ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है।
फिर उन लोगों ने डेसिया को पूछताछ वाले कमरे में ले जाकर एक पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिस पर उसके अधिकारों के बारे में लिखा हुआ था, जिसे डेसिया अच्छी तरह जान रही थी। और उसने वहां पर सिग्नेचर भी किए, जो पिछले साक्षात्कार, पिछले पूछताछ से बिल्कुल अलग थी। अब पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि हम घटना से पहले के कुछ सरल सवालों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। और फिर उन लोगों ने जेम्स के साथ उनके रिश्ते के बारे में जानना चाहा। उनसे जानना चाहा कि किस प्रकार वे दोनों एक साथ मिले और यहाँ तक पहुँचे। फिर वे लोग कैसे उस अपार्टमेंट में रहने पहुँच गए। फिर बीच-बीच में उन लोगों ने यह भी पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम जनवरी में एक बार फिर से इलाज के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जा चुकी थी? तो डेसिया उनसे कहती कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब पुलिस वाले धीरे-धीरे अपने सवालों को टर्न करते हुए मुख्य बिंदु की ओर ले जा रहे थे और वे लोग पूछना शुरू करते हैं कि कैसे अपनी चाची के पास तुम रहने चली आई। इस पर वो कहती है कि उसने रो करके अपनी चाची डेबोरा से आग्रह की कि वो उसे वहां से ले जाए। इस प्रकार उसकी चाची खुद से अपार्टमेंट में आकर के डेसिया और उसके बच्चे जनाया को अपने घर ले गई थी। यह पूछे जाने पर कि बर्थ सर्टिफिकेट से जेम्स ब्राउन का नाम किस लिए हटाया गया, इस सवाल के जवाब में डेसिया पुलिस वालों से कहती कि जेम्स के एक आईडी जो एक्सपायर हो चुके थे, इस कारण से उसके नाम को बर्थ सर्टिफिकेट से हटा दिया गया था। डेसिया ये भी कहती है कि वो अपनी बच्ची की कस्टडी चाहती थी, इसलिए उसने अपनी चाची डेबोरा को अपने यहाँ बुला लिया था। फिर पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी चाची ने ही जनाया की हत्या की? इस पर डेसिया साफ इनकार कर देती है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि हो सकता है कि वो नींद में चलते हुए उसकी बेटी जनाया को मार डाला हो। इस पर डेसिया कहती कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अंततः पुलिस वालों को डेसिया अपना कबूलनामा दे देती है और बतलाती है कि किस प्रकार उसने उस घटना को अंजाम दिया था। वो कहती है कि जनाया के डायपर बदलने थे। वो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। इस पर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ करके पास में रखे बुक शेल्फ में 4 बार उस बुक शेल्फ पर उसके सिर को टकराती है और फिर नीचे गिरा देती है। इतना होने के बावजूद उस छोटी बच्ची की सांस चल रही थी। फिर भी वो इस चीज से बेखौफ होकर के दोबारा एक छड़ी उठाती है और उस बच्ची के सिर पर 4 बार वार करती है। अब भी जनाया के अंदर जान बची हुई थी। वो हिल डोल रही थी। फिर उसने उसे किचन में ले जाकर वहीं पर काउंटर में रख दिया और फिर चाकू उठाकर उसके सिर पर वार करना शुरू किया। उसके हिलते डुलते शरीर को देखते हुए वो बार बार चिल्ला करके कह रही थी कि मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। और फिर उसने बेरहमी से उनके आंखों पर चाकू चला दिए और बुरी तरह से उनके सिर को कुचल डाला। इसके बाद वो बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए सबूत के आधार पर डेसिया को जनाया की कत्ल के लिए दोषी करार दिया जाता है। इस पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उसके बचाव में कहते हैं कि डेसिया ने यह सब कुछ एक मनोरोग बीमारी के तहत किया था, लेकिन कोर्ट इस दलील को एक किनारे से
नकारती है और वो कहती है कि डेसिया को इससे पहले भी मनोरोग से उबरने के लिए इलाज की व्यवस्था दी गई थी। इसके बावजूद उसने उन सभी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए ये पूर्णतः दोषी है और फिर उसे 15 साल के लिए सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें वो 13 साल के बाद पैरोल पर बाहर भी आ सकती है। इस प्रकार से इस कहानी का एक दर्दनाक अंत होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।